नमस्कार, मैं आयुषी हूँ। मैं यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और हाल ही में यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाया। कहते हैं अति के बाद अंत होता है, और यूपीएससी ने अभी तक इतनी गलतियाँ की है कि अब वो समय आ गया है कि इस गलतियों का, इस अति का अंत ज़रूर होना चाहिए। और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि 2015 में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसैट एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग कर दिया गया। यानी कि अब जितने भी छात्र हैं उनको 200 में से सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आने हैं। सोच के आपको लग रहा होगा कि 33% ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन आज के समय वो 33% जो है वो एक सामान्य छात्र के लिए या फिर जो एक सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए भी इतना मार्क्स लेकर आना एक माउंट एवरेस्ट की चोटी के चढ़ने के समान हो चुका है। खास तौर पे जो हिंदी माध्यम से हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए आज के समय पे ये पेपर क्रैक करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल गैजेट में ये लिखा हुआ है कि क्लास 10th लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी। अब जो अभ्यर्थी है उसी स्तर के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार यूपीएससी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हमारे पास लगभग जब पेपर में हम गए तो हमें समझ में आया कि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो इस स्तर के थे जो एक आम विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर सकता था। और बाहर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद हमें समझ में आया कि असलियत तो ये थी कि सिलेबस से बाहर के स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए, और ऐसे क्वेश्चंस लगभग कुछ 25 से ऊपर थे। अब हमारे साथ हमारे एडवोकेट साकेत जैन सर हैं और एडवोकेट उमेश सर भी हैं। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन फाइल करी है और यही हमें रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन इस साल जितना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ उससे हर एक अभ्यर्थी आज ये पूछने के लिए मजबूर है, क्या ये अभ्यर्थी के लिए अमृतकाल की सौगात है? क्योंकि अब यूपीएससी से और यूपीएससी के इस अन्याय से हर एक अभ्यर्थी परेशान हो चुका है। यूपीएससी कहता है हम स्किल्स और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये पेपर लेते हैं। इस साल का जो पेपर था उसके लिए अभ्यर्थी ये पूछने के लिए मजबूर हो गया है, क्या यूपीएससी के मेंबर्स खुद, क्या यूपीएससी के एग्जामिनर कंट्रोलर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये पेपर सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पास करके दिखा सकते हैं तय समय सीमा में? ये हम सब अभ्यर्थियों की तरफ से उनको ओपन चैलेंज है कि आप तय समय सीमा के अंदर इस पेपर को सॉल्व करके दिखाइए। एक सबसे बड़ी विडंबना है 2022 में जिस अभ्यर्थी ने सिविल सेवा परीक्षा की सीसैट एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करा, तो उसके लिए यूपीएससी कहता है कि इसके अंदर एप्टीट्यूड है, बुद्धि है। लेकिन 2023 में वही विद्यार्थी जब पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने सवालों के कारण सीसैट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो एक ही वर्ष में उस अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी ये भी घोषणा पत्र जारी करता है कि इस अभ्यर्थी के पास एप्टीट्यूड ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक मापदंड तो होना चाहिए ना। एक साल एक अभ्यर्थी को कहा कि उसके पास एप्टीट्यूड है, दूसरे साल उसी अभ्यर्थी को कहा कि आपके पास तो एप्टीट्यूड ही नहीं है, और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि किसी विद्यार्थी के यदि जनरल स्टडीज़ के पेपर में 120 मार्क्स हैं तो जरूरी नहीं है कि वो विद्यार्थी पेपर मुख्य परीक्षा में बैठेगा, लेकिन 75 मार्क्स वाला अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मैथ्स के सवाल आने चाहिए, उसको एप्टीट्यूड उसका क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस एप्टीट्यूड में ये जो सीसैट है ये शुरू से ही बहुत विवादों से घिरा हुआ है। आप सबको बताना चाहूँगी कि 2010 में जब सीसैट नहीं था उस समय यही पेपर में मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे सिविल सेवा परीक्षा में लगभग मुख्य परीक्षा में 4200 के अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से बैठते थे। जैसे ही अगले साल 2011 में हिंदी माध्यम के सीसैट पेपर आया तो हिंदी माध्यम के जितने अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 4200 से घटकर लगभग 1700 हो गई। और ये हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से हमने पूरा डेटा क्लेम करा है। और आपको बताती हूँ कि हमने कितना प्रोग्रेस करा है।
आज के समय 2021 में जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की महज 470 पे सिमट के रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता, हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदी हमारी मातृभाषा, उसके बाद हिंदी भाषियों के साथ इतना अन्याय क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी भाषी या अन्य भाषाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? और वहीं जो हिंदी भाषा में बैठने वाले विद्यार्थी थे उनकी जगह इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों ने ली है। बात ये उठती है, ये अमृतकाल है, ब्रिटिश राज नहीं है। इस बात को हम सबको और हमारी सरकार को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारी सरकार कहती है कि हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को प्रोत्साहन करना है, लेकिन जब यही बात यूपीएससी में आती है, उस परीक्षा की आती है जहां से टॉप ब्यूरोक्रेट्स आईएएस, आईएफएस, आईपीएस चूज करे जाते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ एक विद्यार्थी, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी से प्रतिस्पर्धा कर सके? क्या रीजनल लैंग्वेज से कोई तमिल मीडियम का, कोई कन्नड़ मीडियम का, मराठी मीडियम का अभ्यर्थी, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम की व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर सके? या फिर जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से बना दी गई है कि जानबूझ के या प्रारंभिक स्टेज पे ही हिंदी माध्यम के और अन्य भारतीय भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उदाहरण के तौर पे इस बार सीसैट के पेपर में सेट डी क्वेश्चन नंबर 74 में डेटा का हिंदी ट्रांसलेशन दत्त लिखा हुआ है। ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। अब जरा ये मुझे जितने भी हिंदी विद्वान हैं हमारे देश में वो खुद बताएं कि डेटा का ट्रांसलेशन हिंदी में दत्त कैसे हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के खिलाफ एक ऐसी मिथ बन गई है, एक ऐसी मनोदशा बन गई है कि यूपीएससी खुदा है और कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन आज हम सब विद्यार्थी आपको ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी ने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और हमारी पहली डिमांड यही है कि जो यूपीएससी ने इस बार का पेपर लिया है सीसैट का, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि यूपीएससी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2019 में खुद सरकार को ये कहा था कि सीसैट के पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं कि क्यों कैंसिल कर दिया जाए। और आज वही समय है कि यूपीएससी ने अपना दोहरा मापदंड अपनाया है। एक तरफ तो कहती है कि कैंसिल कर दिया जाए पेपर को, और दूसरी तरफ वही पेपर का स्तर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, इस तरह का जो दोहरा मापदंड है वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर था इस बार इस प्रकार के क्वेश्चंस, ऑप्शंस इसमें आर्बिट्री, वेग एंड इरैशनल ऑप्शंस बनाए गए हैं जो कि यूपीएससी के मापदंड से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और इस पेपर की भी हमारी डिमांड है कि इस पेपर की भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसी पेपर के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये देश का भविष्य होते हैं। और आज जब हम अभ्यर्थी इस पेपर के जरिए सेलेक्ट होके जाते हैं और हम देश के भविष्य बनाने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे। साथ ही साथ आप सबको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसको समझ कर तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया। उस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की आंसर की 1-1.25 साल बाद आई है अब जाकर, और उसके बाद अभ्यर्थी को पता चलता है कि उस आंसर की में इतने सारे सवाल तो गलत थे। अब अभ्यर्थी आज पूछते हैं ये सवाल कि यूपीएससी की तो एक्सपर्ट कमेटी है, तो जब यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी है, वो एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही है? पहले तो आप 1 साल बाद आंसर की निकालते हैं, उसके बाद उस आंसर की में भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गलत दिए गए हैं, और इसका हमारे पास प्रूफ भी है। हमारी रिसर्च टीम ने ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, और उसके लिए रिसर्च हमने करी है। अभी हम आपके साथ गूगल ड्राइव लिंक शेयर करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उस पर अपलोड करे हैं। एक सवाल है जिसमें ये कहा गया है
कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से अ पर्सन कुड बी अ स्लेव अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब इस पे हमने बहुत रिसर्च करी है, इवन गवर्नमेंट सोर्सेज जो है वो यही कहते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यूपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से और यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने चाणक्य यूपीएससी में हैं जो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट गलत है, जब सारे रिसोर्सेज सारे सोर्सेस आज ये कहते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यूपीएससी क्यों ये कहती है कि ये स्टेटमेंट गलत है? और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेटमेंट पे कार्यवाही कब होगी? आपने तो पिछले साल साहब रिजल्ट निकाल दिया, मेंस में मुख्य परीक्षा में भी बच्चे बैठ गए और कम से कम ऐसे 7 क्वेश्चन जिस पर आंसर की लगभग 14 मार्क्स बैठते हैं। ये वो सवाल है जिसमें प्रतिस्पर्धा है, जिसमें अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में यूपीएससी जैसी संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो ऐसा काम कैसे कर सकती है कि वो अभ्यर्थियों के हितों को ताक पे रखते हुए ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ सीसैट के पेपर में 2021 में एक क्वेश्चन के लिए यूपीएससी ने एक सवाल के 2 उत्तर माने, वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया। तो कभी यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी की मर्जी होती है तो एक सवाल के 2 जवाब मान लिए, और कभी वही उनकी मर्जी होती है तो ड्रॉप कर दिया। कोई एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी है या नहीं है? जब यूपीएससी खुद एक संवैधानिक संस्था है तो उनके ऊपर इस चीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन करें। लेकिन आज हम सब अभ्यर्थी अपने आप में एक ठगा महसूस कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी फेल होता है तो वो सोचता है कि शायद हमारी तैयारी में कमी रह गई होगी और इसलिए ये सब हुआ, लेकिन आज उन्हें पता चलता है यूपीएससी की आंसर की 1 साल बाद जब आती है कि वास्तव में तो ये था कि उसकी गलती नहीं थी, इसमें तो यूपीएससी की गलती थी। और आज अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि वास्तव में यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के साथ फ्रॉड कर दिया। ये आज के समय की रियलिटी है। हमारे पूर्वजों ने जब संविधान बनाया, किस लिए बनाया? कि आज एक संवैधानिक संस्था हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ कर दे। इसी के साथ साथ जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं आज वो यही चाहते हैं कि जीएस के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी बने, और हमारे साथ अभी इस समय सुभाष जी भी हैं, वो अपनी बातें और रखेंगे साथ में। नमस्कार मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सीसेट के इशू के बाद एक बहुत ही गंभीर इशू है जिससे आप लोग अवगत हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। 2020 और 21 में कोरोना नामक महामारी आई, आप सबको पता है। उस समय देश में परिस्थितियां क्या थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे कोचिंग संस्थान बंद थे, हम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे, हमारे पास अध्ययन सामग्री नहीं थी, हमारे पास गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी, और स्थितियां इतनी बुरी थी कि भारतीय रेल जो आज तक कभी बंद नहीं हुई, भारतीय रेल का भी चक्का जाम हो गया था। ये स्थिति की भयावहता को बताता है। गंगा में तैरती लाशों को किसने नहीं देखा है? तो हम छात्र वर्ग भी उससे अछूते नहीं थे। हमारे ऊपर भी कोरोना महामारी का उतना ही असर हुआ जितना बाकी के ऊपर हुआ, लेकिन सरकार ने हमारे दर्द पर अब तक मरहम लगाना उचित नहीं समझा। सरकार ने अलग अलग वर्ग को, अलग अलग सेक्टर को राहत पहुंचाई है, लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाला जो छात्र वर्ग है वो अब तक राहत से अछूता है। हम लोग परीक्षा, उस समय की जो परिस्थितियां थी देश में, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करके और हम परीक्षा को क्रैक भी करें। इसलिए उस समय छात्र वर्ग परीक्षा देने के मूड में नहीं थे। हम चाहते थे कि सरकार इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर दे, जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब परीक्षा का पुनरायोजन कराया जाए। लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया,
लिहाजा हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ एक रीट याचिका डाली गई। उसमें सरकार ने जो हलफनामा डाला, उसमें सरकार ने कहा कि हमारी परीक्षा से संबंधित जो समस्त तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यदि इस समय हम परीक्षा को रद्द करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, इसलिए परीक्षा तो रद्द नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों का ये आखिरी अवसर है उनको हम फिर से एक अतिरिक्त अवसर देने पर विचार करेंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। मजबूरन हम लोगों को एग्ज़ाम में बैठना पड़ा, क्योंकि जिनका वो आखिरी अवसर था, यदि एग्ज़ाम में नहीं बैठते तो वैसे भी अवसर ख़त्म ही हो जाता। तो हम आधी अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठे और बहुत सारे लोग जो है पीटी पास नहीं कर पाए, पीटी के स्तर पर ही डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन सरकार के समक्ष हम लोगों ने बार बार अपनी मांगों को रखा, मल्टीपल टाइम्स हमने पीएमओ में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, ये सब सारी फाइलें हैं हमारे पास, लेकिन सरकार ने अब तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि जो संसद की समिति होती है, हर विभाग की एक संसदीय समिति होती है, तो यूपीएससी आता है डीओपीटी के अंतर्गत। डीओपीटी की जो संसदीय समिति है, जिसको सुशील कुमार मोदी जी चेयर करते हैं, उस समिति की 112वीं रिपोर्ट आई 2022 में। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी से यूपीएससी के छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, अतः सरकार इसकी भरपाई के लिए इन्हें अतिरिक्त अवसर और तदनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान करे। केंद्र सरकार ने भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में राहत दी है, जैसे कि एसएससी जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। ये डीओपीटी का नोटिफिकेशन है। एसएससी जीडी में जो दिया गया है 3 साल का रिलैक्सेशन, ये डीओपीटी का नोटिफिकेशन है। मैं रिलेवेंट पार्ट केवल पढ़ना चाहूँगा, इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि ड्यू टू unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of candidates as one-time measures for this recruitment. सरकार ने एसएससी जीडी को दिया, एसएससी सीजीएल में एज रेकनिंग पॉलिसी को बदला, जिससे भी बहुत सारे छात्र लाभान्वित हुए। अग्निपथ स्कीम में आर्मी अभ्यर्थियों को 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, आईआईटी में दिया गया, सीए एग्जाम में दिया गया। लेकिन यूपीएससी के छात्रों ने कौन सा गुनाह किया है? हमें राहत से अछूता क्यों रखा गया है अब तक? जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो भी संवैधानिक संस्था है। 18 से ज़्यादा राज्यों ने अपने यहाँ लोक सेवा आयोगों में जो है वो दिया है, छूट दिया है। उसके लिए भी मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं, लेकिन यूपीएससी के छात्रों को अब तक कोई छूट नहीं मिली है। इसको लेकर के हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका डाली गई, अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, जिसमें छात्रों को अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट देने की बात की गई है, सरकार उसको मद्देनजर रखते हुए इन छात्रों को राहत दे और 2 सप्ताह के भीतर इनकी मांग जो है उस पर विचार करे। ये संसदीय समिति की रिपोर्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कर रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, बस मैं कुछ सेकंड में पढ़ के सुनाना चाहूँगा। The committee is of opinion that COVID-19 has caused untold agony and insurmountable sufferings to many. The whole of India has come to a standstill. Lives and livelihoods got disrupted, and the student community was also adversely affected. Keeping in view of the hardship faced by the student community during the first and second COVID waves, माने 20 और 21, the committee recommends the government to change its mind and grant एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विथ करस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन। ये डीओपीटी की रिपोर्ट है। इसको सुप्रीम कोर्ट अरिजीत शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट करते हुए कहता है कि सरकार इस पर 2 सप्ताह में विचार कर ले, लेकिन सरकार इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दे रही है। कोर्ट का जो रिलेवेंट पार्ट में पढ़ना चाहूँगा, कोर्ट क्या कहता है। इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वी डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन विथ डायरेक्शन टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी to re-examine the representation made by the petitioners and similarly placed person afresh and take appropriate decision as may be within 2 weeks। लेकिन जो माननीय मंत्री जी है, संबंधित मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो सदन में भी बार बार गलत बयान देते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इसके कारण हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ मैं फैक्ट रख रहा हूँ, आपके साथ गूगल ड्राइव से सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं कि कहाँ कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट तो कह रहा है कि आप इस पर विचार करिए। एक दूसरा मामला गया था अरिजीत शुक्ला
अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोर्ट कह रहा है कि आप लेरियन व्यू रखिए छात्रों के लिए, लेकिन सरकार इसकी भी नहीं सुन रही है। हमारे समर्थन में हमारी जो मांग कितनी जिन्यून है, हमारे समर्थन में लगभग 150 सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को चिट्ठियां लिखी है। इतने सांसदगण यदि प्रेजेंट एंड वोटिंग से सदन में वोटिंग कर दे तो कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी मांग पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आयुषी जी ने सीसेट की बात कही है, उसमें मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा। साजिश के तहत कोविड और सीसेट को आप लोग अलग करके मत देखेंगे। 2020 से ही कोरोना पैंडेमिक आई और 2020 से ही साजिश के तहत सीसेट के पेपर को इतना टफ बनाया गया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, जो गैर अंग्रेजी भाषी छात्र हैं या अन्य भारतीय भाषाओं के छात्र हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। यूपीएससी की जो 72वीं रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि 2020 में हिंदी माध्यम के केवल 470 लोग पीटी पास कर पाए और 2021 में वो संख्या और घट करके केवल 2020 में 486 लोग पास कर पाए पीटी और 2021 में वो संख्या और घट के 470 पर आ गई। तो और ये 72वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो टोटल रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें 64.9 इंजीनियर हैं, 7.9 साइंस बैकग्राउंड के हैं और 4% चिकित्सा बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। इन सबको क्लब कर देने पर 77% लोग केवल तकनीकी बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो मतलब सिविल सेवा में सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी केवल 23% लोग जो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, भारत एक विविधता वाला देश है, भारत की विविधता का क्या होगा? आपकी जो भाषा होती है, आपकी जो आप जिस भूगोल में रहते हैं, आपकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसका आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज भी भारत में लगभग 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। ऐसे लोग के पास उतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजें, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजते हैं। और सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि आज भी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी नहीं पता है। ये बच्चे जैसे तैसे 10वीं पास करते हैं और उसके बाद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। यूपीएससी कहता है कि हम 10वीं क्लास का मैथ्स पूछते हैं सीसेट में, लेकिन उसमें कैट का और आईआईटी जेईई के सवाल डाले जा रहे हैं। अब बताइए कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र है वो कैसे इन सवालों को टैकल कर पाएगा? तो हम तो मान के चल रहे हैं कि जो यूपीएससी पहले हुआ करता था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अर्बन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनते जा रहा है। निगवेकर समिति की बात मैं करना चाहूंगा, जो सीसेट से रिलेटेड है। ये सरकार की बनाई समिति है, हमने नहीं बनाया है, सरकार की समिति है। निगवेकर समिति कहती है कि निगवेकर समिति की रिपोर्ट है कि सीसेट की विसंगतियों को देखते हुए निगवेकर समिति ने कहा था कि यह शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। यूपीएससी ने 2019 में एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें भी यूपीएससी ने सरकार से कहा कि आप इसको स्क्रैप कर दीजिए, सीसेट को स्क्रैप कर दीजिए, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। एक आरएसएस की संस्था है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसने भी सरकार से अनुरोध किया है कि सीसेट को आप हटा दीजिए, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, ये इनजस्टिस हो रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ। आगे जो एक और भी बड़ी समस्या है यूपीएससी में, वो है ट्रांसलेशन को लेकर के। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो अंग्रेजी में तैयार होता है, उसको हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेशन में क्या है कि सब जो क्वेश्चन का इसेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, ये 2020 का जीएस का पेपर है, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 67। इसमें सिविल लिखा जा रहा है असहयोग आंदोलन, जबकि असहयोग आंदोलन के लिए सही ट्रांसलेशन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये दोनों घटना अलग अलग है। सविनय डिसोबीडियंस मूवमेंट का सही ट्रांसलेशन होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों अलग अलग घटना है इतिहास में। एक 1920 में शुरू होती है, एक 1930 में शुरू होती है। अब बताइए कि जो बच्चे हिंदी का क्वेश्चन पढ़े होंगे और सविनय अवज्ञा के हिसाब से अपना उत्तर आंसर टिक किए होंगे, उनके साथ इनजस्टिस हुआ कि नहीं? जहाँ पॉइंट में लोग बाहर हो जाते हैं, वहाँ एक क्वेश्चन किसी का अगर आपके ट्रांसलेशन के कारण गलत हो रहा है। पॉपुलेशन अंग्रेजी का एक शब्द है जिसके लिए हिंदी में प्रसिद्ध शब्द है जनसंख्या, लेकिन यूपीएससी इसको समष्टि लिखता है। तो ये ट्रांसलेशन की जो समस्या है, इसके लिए भी
आरएसएस से जुड़ी जो समिति है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, इसने भी 2019 में इसके लिए भी सरकार से अनुरोध किया है कि आप जो मूल प्रश्न पत्र है उसको हिंदी में बनाइए और फिर उसका अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, ताकि जो इसेंस है उसका इसेंस खत्म ना हो। क्योंकि भारत में क्या है कि पढ़ाई लिखाई की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल की भाषा आज भी हिंदी ही है। मैक्सिमम लोग आज भी हिंदी में ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ हम सब लोग अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम में हुए, लेकिन बोलचाल बातचीत करने में हिंदी में ज़्यादा सहज होते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी हिंदी के सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आपका हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसा है, आप मंगल ग्रह से शब्द ला के डाल रहे हो। हम शब्द सीखते कहाँ से हैं? अखबारों के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, या सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसके माध्यम से। लेकिन आप पेपर के भीतर जो शब्द हिंदी के डाल रहे हो वो हम एग्जाम से पहले कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो सरकार ट्रांसलेशन की समस्या पर भी ध्यान दे। एक मांग है, एक जो समस्या है 2018 से इसकी शुरुआत हुई है लेटरल एंट्री की। 2018 से सरकार लेटरल एंट्री को औपचारिक रूप से लागू कर रही है। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि चयन की जो प्रक्रिया है सिविल सेवा में वो कंपटीशन के थ्रू होता है। कंपटीशन के थ्रू सिविल सेवा परीक्षा नाम है उसका, सिविल सेवा परीक्षा के नाम थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है लोगों का। लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को न मानते हुए सीधे जब किसी को संयुक्त सचिव के पद पर ला रही है उसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। वो लोग 5 साल के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, 5 साल के बाद फिर चले जाते हैं। अब यहाँ केवल स्टूडेंट वर्ग को ही इससे हानि नहीं है, हमारे लिए तो चलिए हमारे लिए जो कुछ रिक्तियां हैं वो कम, कुछ वैकेंसी कम आएंगी, लेकिन इससे राष्ट्र को, देश को भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि यहाँ हितों के टकराव का मामला बन रहा है। वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, निजी क्षेत्र का अभी भी उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, जबकि सरकार का उद्देश्य होता है जनहित को अधिकतम करना। तो वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, 5 साल के लिए सरकार में आए हैं, जिनके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। वो 5 साल यहाँ काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद में मुझे फिर कहाँ जाना है। तो वो जहाँ उनको जाना है 5 साल बाद और जहाँ से आए हैं उसी की बुनियाद इन 5 सालों में वो तैयार करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा से जो चयनित होकर के लोग आते हैं उनके पास प्रशासन की ज़मीनी हकीकतें पता होती है, बारीकियों को वो जानते हैं। और 17 साल की सेवा के बाद कोई संयुक्त सेक्रेटरी के, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुँचता है, लेकिन आप सीधे किसी को ला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। तो हमारी मांग है, अब हम अपनी मांगों पर आते हैं। हमारी मांग है कि सीसेट और कोविड, इन दोनों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारे सपनों का कत्ल किया है। इसलिए सरकार जैसे बाकी एग्जाम में राहत दी है, वैसे सीसेट और कोविड से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 2023 में और 2024 में और 25 में हमें 2 अतिरिक्त अवसर और उसके अनुसार आयु सीमा में छूट दे। उन सभी छात्रों को जो 2020, 21, 22 और 23 में परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल थे, उन सबको ये अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दी जाए। लेटरल एंट्री को या तो समाप्त किया जाए या इसमें पारदर्शिता लाया जाए और इसमें सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा जाए। अब हमारे साथ हमारे दिव्यांग भाई हनुमंत जी हैं। 2023 के पेपर में ये भी अपीयर किया था इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सीसैट का पेपर हम एक समावेशी समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था? अब वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। आपका देखना वायर पूरा हनुमंत जी बोलिए। नमस्ते, मैं हनुमंत लाल पटेल हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूं और दृष्टिबाधित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैंने 2023 सिविल सर्विस परीक्षा में भाग लिया था और सिविल सर्विस परीक्षा में यह निश्चित है कि GS1 से मेरिट बनेगा। GS2 सी सेट में 33% क्वालिफाइंग रखा गया है। और यह अवगत कराना चाहूँगा कि दृष्टिबाधित छात्र को भी 33% लाना है, तब वह मेंस के लिए अपेयर होगा। और मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा कि
यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस डिसाइड किया है कि 10th लेवल का होगा, लेकिन इंडिया में 99% स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 8th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ाया जाता है। तब हम लोग 10th लेवल का मैथ्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जबकि ना हम लोग पढ़ सकते हैं ना ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट पेन पेपर यूज़ किए बिना हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग। और फिर यूपीएससी कहता है कि दृष्टिबाधित वर्ग के स्टूडेंट भी 33% मार्क्स लाएं। हम ये नहीं कहते कि हम लोग के अंदर स्किल्स नहीं हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सवाल बेसिक सवाल पूछे जाए तो हम लोग भी ला सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ करके और इतना जटिल पेपर सेट करके कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित वर्ग को उपेक्षित किया जाता है। और यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 79 सीटें अभी भी दृष्टिबाधित वर्ग को मिलाकर खाली हैं। तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? यह सीट कैसे भरी जाएंगी? क्या केवल पेपरों में रह जाएगा या कि हम लोग का प्रतिनिधित्व भी हो पाएगा? सर, मैं गवर्नमेंट से यह अपील करना चाहूँगा, यूपीएससी से यह अपील करना चाहूँगा कि वे दृष्टिबाधित वर्ग के साथ साथ हर दिव्यांग वर्ग को उपेक्षित ना करें, क्योंकि हम आपसे दया नहीं चाहते, हम आपसे सहयोग चाहते हैं। हमें अवसर चाहिए। हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट के रूप में इंडिया को सर्व कर सकें। केवल सीसेट के माध्यम से हमारी स्किल पर संदेह ना उठाया जाए। हमारे अंदर वह काबिलियत है कि हम सीसेट को भी कर सके, लेकिन उसकी भी एक दायरा होना चाहिए। और बाकी जीएस को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे सीसेट को भी पढ़ सकते हैं। और आखिरी में यह यूपीएससी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वे दृष्टिबाधित वर्ग के साथ साथ हर दिव्यांग वर्ग की इस समस्या पर ध्यान दें और हम लोग के रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार करते हुए सीसेट में या तो कट ऑफ कम करें, जैसा कि हमसे पहले लोगों ने अपील की, या तो फिर पेपर को, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया कि दृष्टिबाधित वर्ग के लिए केवल 8th क्लास तक मैथ पढ़ाया जाता है, उसी के अनुसार अपना पेपर डिज़ाइन करें, या कि फिर हम लोग को भी अवसर प्रदान करें जिससे हम लोग भी ब्यूरोक्रेसी में अपना स्थान प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम भी भारत की जनसंख्या का हिस्सा हैं और हम भी भारतीय सिविल सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। मैडम ये बताइए, 2022 आप लोग पास नहीं हो पाए तो इसलिए अब आपको सब कुछ झंझट लग रहा है। सी सेट ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना सी सेट। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर सी सेट अगर गवर्नमेंट कोई सिलेबस देती है या कोई चीज क्वेश्चन पेपर रखती है, सी सेट हो या दूसरा जनरल सब्जेक्ट हो, तो इसमें तो कैंडिडेट को तो एतराज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का सेट है, जिसको अपीयर होना है वो अपीयर होगा। हाँ जी। और जहाँ हिंदी इंग्लिश की बात है, जो पहले तो इंग्लिश में पेपर आता था, स्टूडेंट ने डिमांड किया कि हिंदी में भी करो दूसरे सब्जेक्ट, अभी तो 22 शायद सब्जेक्ट में पेपर आता है। नहीं, केवल हिंदी और इंग्लिश नहीं, प्रिलिमिनरी नहीं, मेन वाले में तो और भी सब्जेक्ट और भी लैंग्वेज आ गई ना मेन वाले में, उसमें आप अलग अलग लैंग्वेज दे सकते हैं। अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये भी लोगों की डिमांड थी। अब आप ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदी वालों के साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि इंग्लिश वाले ज्यादा आते हैं। मुझे तो लग रहा है भेदभाव नहीं, केवल हिंदी वालों के साथ नहीं हो रहा है। भेदभाव ये हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया वालों के साथ ही भेदभाव हो रहा है, और कुछ जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपना प्रभाव जमाने के लिए इस तरह की बातें आपके थ्रू लेके आ रहे हैं। आपके पीछे कोचिंग सेंटर्स वाले कितने स्टूडेंट गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैडम बताइए। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की तो बाद में हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मैटर है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। पहले मैं आपकी इस बात को रखना चाहूंगी कि आपने हमसे पूछा कि आप लोग अभी क्यों आ रहे हैं। देखिए, 2023 में जो पेपर आया है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, यूपीएससी की ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में, कि 2000 की जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्लास 10 की न्यूमेरिसी के हिसाब से होंगे। हम तो सरकार से बोलते हैं आप एक्सपर्ट कमेटी गठन कर लीजिए, और उसके बाद बताइए क्या हम लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो हम लोग सिविल सेवा परीक्षा देना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम लोग तैयारी करके पूरी तरीके से साल भर मेहनत करके उसके बाद भी हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी इस तरह का अन्याय करता है, तो हमारी तो ना तो सरकार सुन रहा है, ना यूपीएससी सुन रहे हैं, और ना ही अब एक ही है बस जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, उन्हीं से हमें पूरी तरीके से भरोसा है। कोर्ट में आपने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए जो इन सब चीजों को देखे, ये डिमांड है आपकी कोर्ट में? ये अभी साकेत सर बताएंगे आपको, क्योंकि वो आप हमारे और चीजें एडवोकेट डिमांड हैं। कर रहे हैं, रिमूव सीएसटी, रिड्यूस सीएसटी कट ऑफ, व्हाई नॉट फॉर एक्सपर्ट कमेटी जो ये तय करे कि जो आप बातें बोल रही हैं उसका अध्ययन करे और उस पर सरकार को इमीडिएट रिपोर्ट दे, आप कोई उसको टाइम फ्रेम दें कि 1 महीने में डिसाइड करे, जैसे आपका फाइनल एग्जाम है तो उसमें उसको देख सके कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें ले आए। देखिए सर, आपको एक चीज बताना चाहूंगी, 2029 का अगर आप कोई कमेटी की बात करेंगे तो उसको तो सरकार भी समझ सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी समझ सकती है कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी अगर इरेगुलरिटीज है, एक एक्सपर्ट कमेटी आईएएस जो भी हो सरकार बनाते और साहब आपकी बातें देखो, ये तो बहुत सिंपल आपकी प्रेयर। सर जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं ये हमारी डिमांड नहीं है, जो संसद की समिति है जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, वो 112वीं रिपोर्ट में संसद की समिति बोल रही है। क्या बोल रही है मैं आपको बताता हूँ। द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट शुड अपॉइंट एन एक्सपर्ट ग्रुप और कमिटी to assess the impact of changes made in the scheme, pattern and syllabus of the civil service examination in last 10 years, यानी CSAT 10 से आया last 10 years, on the quality of recruitment and administration at large. The expert group so constituted may assess if the present scheme of recruitment provides an equal opportunity to both English medium educated urban candidates and non-English medium educated rural candidates. The expert group may also assess if the existing pattern of preliminary and mains examination has created a level playing field for all candidates irrespective of their academic backgrounds. ये जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेटी कह रही है सर। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट में दीजिए कि जब 112 मेंबर्स की एक टीम और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर रिपोर्ट दे रही है तो सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट को तो तुरंत माननी चाहिए। और ये सर 150 सांसदों की चिट्ठियाँ, वो आपकी बात ठीक है, तो सरकार माने तब तो हम तो बात ही रख सकते हैं ना सर। मैं आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं सर। कोविड का सॉरी हाँ कैट में गए हैं, तो कैट क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज 1 to 1 मैडम, आई एम अ जर्नलिस्ट, यू आर अभी Even I am a journalist. तो मैडम सवाल पूछ रहा Professional स्तर। तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए उसके बाद हम 1-to-1 इंटरव्यूज नहीं ऐसे इंटरव्यू आप करते रहिए ना, मेरा काम इंटरव्यू नहीं है, आई एम फ्रॉम प्रिंट मीडिया। तो मैं वो बोल रहा हूँ सर, जो आप कैट में गए हैं तो उसमें ये रिपोर्ट आप क्यों नहीं देते हैं कि जो सर मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए इसमें अगर हम लीगली देखें मैटर अभी थोड़े से माइक सर फ्रॉम माइक सर हाँ देखो सर मैडम ये वाला देखो। नमस्कार, बहुत सिंपल है। इस केस में हुआ क्या है, यूपीएससी एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लेती है जिसमें आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल आते हैं। पेपर 2 एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वो वाले सवाल आते हैं, जिसमें क्लियर कट यूपीएससी की स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन जो कि सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर बनी है वो प्रिस्क्राइब करती है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो न्यूमेरेसी के सवाल होंगे वो क्लास 10th के लेवल के होंगे। ठीक है, अब हमारा ग्रीवियंस कहाँ पे आया, यूपीएससी ने सीसेट का पेपर लिया इस बार उन्होंने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप किसी एनसीईआरटी, किसी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की किताब उठा के देख लीजिए, वो टॉपिक क्लास 11 से स्टार्ट होता है। आपने परमुटेशन के ज़्यादा नहीं तो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में मेरिट्स पे आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक क्लास 11 से स्टार्ट होता है। मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट हैं, वो आपने इस पेपर में पूछे हैं।
यूपीएससी के सी सेट का पर्पस समझिए आप। 2015 में 2013 से सी सेट स्टार्ट हुआ, 2013 और 14 में सी सेट क्वालिफाइंग नहीं था, तो इसके मार्क्स ऐड होते थे। तो सी सेट हम लाए क्यों थे कि रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ हिस्ट्री में रट्टा मार रहे हैं, ज्योग्राफी में रट्टा मार रहे हैं, तो हमें कैंडिडेट का कुछ एप्टीट्यूड भी चाहिए, तो आप सी सेट ले आए। बट फिर 2013-14 में आपने ये देखा कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो आईआईटीएन स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स, हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, वो सीसेट में 200 में से 170 नंबर ला रहे हैं और जीएस वाले में 50 नंबर ला के वो 220 में पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होगा। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, आईआईटी बॉम्बे का छात्र है और लोकल बिहार यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसकी इंटेलिजेंस सेम होगी, पर आप ये समझिए उसका स्किल सेट अलग होगा। कोई बंदा 5 साल हिस्ट्री पढ़ रहा है और अगर कोई बंदा 5 साल हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहा है, तो उसका स्किल सेट अलग होगा। तो ऐसे में आप बोलो कि हम क्या करते हैं, एक कॉमन एग्जाम लेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि आईआईटी बॉम्बे वाला इजीली सॉल्व कर पाए, तो उसके बेस पे आप हमें आईएएस बना रहे हो, तो ये तो अनफेयर चीज़ हुई ना। आप एक ऐसा पेपर बनाइए। सीसेट का पर्पज़ ये था कि आपको एक जर्नलिस्ट रिक्रूट करने हैं जिसमें एक बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो जो, हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि आप वैसे सवाल दो कि कैंडिडेट सॉल्व कर पाए। मुद्दा ये है कि आप ऐसे सवाल दीजिए कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाए। सॉल्व और अटेम्प्ट में फ़र्क है। अटेम्प्ट करे, कैंडिडेट को ये तो नहीं लगना चाहिए कि ये क्लास 11th का मैंने कभी सुना ही नहीं है। सो दिस इज़ अनफेयर। तो यूपीएससी जो कर रहा है वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या आर्टिकल 315 के अंडर 320 के पास सारी यूपीएससी के पावर थे। हम कभी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ना ही हम उस डोमेन में भी एंटर करना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह का पेपर बनाए। ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट से हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यू हैव इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जिम्मेदारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी आप सब जानते हैं। आर्टिकल 14 के तहत ये बोला जाता है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। जो असमान है, मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूँ और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की हुई है, हम पेपर देने के लिए समान हैं। बट आप पेपर ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स ही टेस्ट कर रहे हैं, तो हम असमान हुए ना, तो वो आर्टिकल 14 की वायलेशन है। तो हमने यही सब सारी पॉइंट आउट करने के लिए कैट में हमने मैटर दिया। कैट में हमारी पहली प्रेयर ये है कि अब देखिए, इस पे भी डाउट हो सकता है कि हम बोल रहे हैं 10 सवाल कंट्रोवर्शियल हैं, यूपीएससी बोले 8 सवाल कंट्रोवर्शियल है, कोर्ट बोले 12 सवाल कंट्रोवर्शियल हैं। तो हमने एक जनरल रिलीफ मांगा है कोर्ट से कि 33% से रिड्यूस करके आप 23% कर दीजिए, ताकि इसी में किसी व्यक्ति विशेष का कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, सबको इक्वली यूनिफॉर्म बेनिफिट मिले। सेकेंड, जो आप बोल रहे थे, हमारी डिमांड यही है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन हायर लेवल मैथमेटिक्स के हैं, हम भी पोर्ट्रे नहीं करें कि हम एक्सपर्ट हैं। जजेस भी देखिए, सबका जुडिशियल बैकग्राउंड है, नो वन इज एक्सपर्ट कि कोई जज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकता। तो हमारी ये न्यूट्रल डिमांड, जो हमारी प्रेयर नंबर 2 है कैट के पिटिशन में, वो हमने फाइल की है, वो यही है कि आप एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी को टाइम बाउंड तरीके से एक रिपोर्ट सबमिट करें। कमेटी के सामने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे, वो ये होंगे कि आप ये बताइए, क्या ये पेपर क्लास 10th लेवल का है, क्या ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने वेग हैं कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते कैंडिडेट। आप उस सब में एक टाइम बाउंड तरीके से आप हमें रिपोर्ट बना के दे दीजिए। फिर उसके बाद आगे जो होगा, जो कोर्ट का कहना होगा, हमें स्वीकार है। अगर हमें कैट के ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आता है तो हमारे पास रेमेडी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट आप ये समझिए, यूपीएससी की जो जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 14 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, तो सबसे पहले इसमें कैट में जाना पड़ता है। आप अगर आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहला सवाल यही आता है, जब आपके पास जुरिस्डिक्शन है ट्रिब्यूनल की, वाई आर यू मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। हम कैट में गए थे, कैट में हमें नोटिस इशू हुआ, उसके बाद हमने स्टे मांगा था, जो स्टे हमें नहीं मिला था, जिसको हमने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने अपील किया। डिवीजन बेंच ने हमें स्टे नहीं दिया, बट डिवीजन बेंच ने ये बोला कि मैटर बहुत अर्जेंट है, ये ऑर्डर में लिखा है, तो इसीलिए कैट को आदेश दिया कि आप इसको जल्दी डिसाइड कर दीजिए, एक्सपेडिशियसली डिसाइड कर दीजिए। तो अभी मैटर कैट में पेंडिंग है, वो कैट में आर्ग्यू होगा और हमें पूरा भरोसा है कि 13th को, अभी नेक्स्ट डेट 13th को लगी है, तो 13th को हम मैटर फाइनल हियरिंग के लिए आर्ग्यू करेंगे। ये हमारे रिलीफ्स हैं। और जो भी आप सर पॉइंट बोल रहे थे कमेटी वाला, वो हमारी मेन प्रेयर ही है। उस कमेटी, हम भी यही चाहते हैं कि जज से बेटर है कि वो कमेटी इस चीज़ को समझे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा
बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी का ये बोला जाता है कि देखिए स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, हम देखते हैं 3-3 साल में रिजल्ट आ रहा है, किसी में करप्शन की एलिगेशन है, कोई प्रोसेस ही 4-4 साल में कंप्लीट हो रहा है। यूपीएससी के मामले में ऐसी कभी एलिगेशंस नहीं रही, इसीलिए यूपीएससी बहुत फेयर तरीके से पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराती है। तो इसीलिए कोर्ट को इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल नैरेटिव है जो बोला जाता है। आपको याद होगा अनूप बरनवाल का केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो उस टाइम भी यही था कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा है, हम बाहर डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस करवाते हैं, कभी उस तरह के एलिगेशंस नहीं रहे। वी हैव बीन अ फेयर ट्रांसपेरेंट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कमेटी अपॉइंट करेगी। वो क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। ये जो यूपीएससी है ये स्टूडेंट्स के लिए ही तो है। आप स्टूडेंट्स को रिक्रूट कीजिए, आपको जो पूछना है पूछिए। आपको अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमें आईएएस ऑफिसर वैसा चाहिए जिसको एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, तो आप अपने सिलेबस में लिख दीजिए। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैं किसी पेपर में बैठ रहा हूं तो मेरे को ये तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना कि आप मेरे से सिलेबस से पूछेंगे। ऐसे तो फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आपने परमुटेशन पूछा, आप डेरिवेशन पूछ लीजिए, आप पिजन होल थ्योरम पूछ लीजिए जो डिस्क्रीट बीटेक के मैथमेटिक्स में है। तो अब ये कह देना कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। सबके लिए टफ नहीं है ये पेपर। कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th तक मैथ्स पढ़ा है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आप ये समझिए कि यूपीएससी की तैयारी क्लास 11 से स्टार्ट कर देते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इंडिया में अगर क्रिकेट के बाद कोई इमोशन है वो यूपीएससी है, मेरा ऐसा मानना है। तो लोग क्लास 11 से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आर्ट्स ले ली है, बीए हिस्ट्री किया है, एमए हिस्ट्री किया है। अब इस तरह का पेपर देके वो बच्चे को ये नहीं लग रहा, उसको ये लग रहा है कि यार मैंने 7 साल गलत कर लिया हिस्ट्री लेके, मेरे को नहीं लेना चाहिए था, मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए था, इस वजह से फिर मैं आईएएस का पेपर क्लियर कर सकता था। तो ये गलत है, ये बेसिक फैलेसी है। और एक लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है कि आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बोलें, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। हम ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इस चीज़ में मांग रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है, आप क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं वो आपके ऊपर है। अब आप एग्जाम्पल दीजिए, 2022 का प्रीलिम्स हुआ, 2022 के प्रीलिम्स में मैं अपीयर हुआ, तो मान लीजिए मेरा प्रीलिम्स 1 नंबर से रह गया, यानी कि मेरा सीसेट में मेरे को 67 चाहिए थे, आई स्कोर्ड 66। चलिए अब इनका ये देखिए प्रोसेस देखिए, 14 महीने बाद ये आंसर की देते हैं ताकि कोई पहले चैलेंज ना कर पाए। हम हमारा सिस्टम फुल प्रूफ इसलिए चाहते हैं कि कोई चैलेंज ना कर पाए। चैलेंज ना कर पाना फुल प्रूफ है, जबकि हर स्टेट सिविल सर्विसेज में हर एग्जाम में आपको आंसर की विद इन अ वीक दे दी जाती है। तो अब मेरा 1 नंबर से सीसेट रह गया, बट 14 महीने बाद मुझे पता चलता है कि चलो मेरे मार्क्स आए कि मेरे 66 आए, मेरे को 67 चाहिए थे। अब फिर यूपीएससी ने आंसर की रिलीज़ की, तो उसमें से मुझे पता चलता है कि एक जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने सही अटेम्प्ट किया था, बट यूपीएससी का आंसर गलत है। तो उस क्वेश्चन के मेरे को 2 नंबर मिलते, मेरा सीसेट क्लियर होता, मैं शायद मेंस लिख के मैं आईएएस भी बन जाता। बट नाउ व्हाट इज द रेमेडी आई हैव? 14 महीने बाद क्या मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि नहीं मेरा प्रीलिम्स गलत है? तो कोर्ट सिंपल एक लाइन बोलेगा, वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक, इट्स बीन 14 मंथ्स। तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? क्यों आप ऐसे कर रहे हैं कि आप 14 महीने तक आप आंसर की नहीं दे रहे हैं? अगर आप आंसर की, और आप या तो आपको किसी चीज़ का डर है कि पता नहीं आप खुद मान रहे हैं कि हमारे सवाल गलत हैं या कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है, अब व्हाई वोंट यू गिव द आंसर की विद इन अ वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, विद इन अ वीक ऑफ एग्जाम आप दे दीजिए। वो जिस स्टूडेंट को जो आप इतने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो आपका सिस्टम इतना फुल प्रूफ होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन उठाता भी आपके सवाल पे, आप एक्सपर्ट्स को क्लेम करते हैं, तो आप अपना सिस्टम वैसा कीजिए, दीजिए आंसर कॉपी। डर किस बात का है? जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी स्टूडेंट का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। कोई अगर आईएएस नहीं बन रहा, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे पार्ट पे कोई कमी रह गई है, ना कि ये लगना चाहिए कि यूपीएससी की वजह से ये हो रहा है। तो ये हमारा सिंपल है और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट में हमें इस चीज़ के लिए जस्टिस मिलेगा और आगे जैसा भी होगा। एक सवाल है कि इस पूरे जो केस और सारी पिटीशन आप लोगों ने, आप 2-3 लोग ही हैं या और भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग? सर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया था, एग्ज़ाम से लगभग 28 मई के बाद ही हमने 2-3 दिन बाद ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, और आज हमारे पास उस टेलीग्राम में 13,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं।
और हर दिन हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो पिटीशन है वो लगभग 16 या 17 अभ्यर्थियों ने फाइल करी है, लेकिन वो एक पिटीशनर है, वो ही हम सब अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और वो एक पिटीशन ऐसी है जो हम सभी अभ्यर्थियों को रिप्रेजेंट कर रही है। एक प्रश्न है कि जैसे यूपीएससी की तैयारी होती है तो यूपीएससी के ऊपर सिलेबस होता है आपका, हाँ उसमें लोड होता है, उससे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आए हैं, ये आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये दिल्ली में जो आईएएस तैयारी कराने की ये 5,000 करोड़ रुपए की मार्केट है हर साल। हाँ जी। तो कोई ऐसा है कि आपको प्रेशर में है, किसी के लिए ग्रुप के साथ है, आपको हिंदी वाले नहीं आ रही है। मेन क्या है? बिल्कुल अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन कि अगर सिलेबस है तो उसको दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? अगर सिलेबस से बाहर आएगा तो आपको चैलेंज क्यों नहीं करते? देखिए सर, पहले दूसरा सवाल का जवाब दूं। कोई भी पेपर अगर नहीं सिलेबस से बाहर आएगा तो आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इसी बात को चैलेंज सेकंड मैम, फर्स्ट इज हाई कोर्ट। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। सर देखिए, हाँ, आप बात जितनी कर रहे हैं हाँ सही जी, कर रहे हाँ हैं। जी। जब सिलेबस आउट ऑफ आएगा तो हम तो पार्टी उसको बनाएंगे सर। ला तो यही कहता है ना, पार्टी को बनेंगे, ट्रिब्यूनल तो बात की बात हाँ है। सर, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 14 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है जो जिसके अंतर्गत कैट काम करता है। तो उसमें ये लिखा गया है कि ग्रुप ए सर्विस जो कि आईएएस है, उससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट का कोई भी मैटर है वो कैट में पहले जाएगा। एल चंद्र कुमार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। हाँ, अब इनके 2 साल बिगड़ भी रहे ना, टाइम नहीं मिल रहा, तो आप तो सीधा हाई कोर्ट में नहीं सर, सीधा हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करता इन पिटिशंस को। इतना आप समझिए, मतलब मैं वकील हूँ, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। इसमें पहली जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो कैट की बनती है। जब कैट से मैटर डिसमिस हो जाता है फिर डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ये मैटर सुनता है। अब सिलेबस वाला भी जो आप बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उसकी जुरिस्डिक्शन भी बहुत लाइन ऑफ जजमेंट्स है, वो कैट में ही बनती है। तो हमें स्टेप से ही जाना पड़ेगा। सर, आपने दूसरा सवाल पूछा था कोचिंग इंस्टीट्यूट की, आप क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि हैं? मैं आपको ये पूरी तरीके से बताना चाहती हूँ कि हमारा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोई तरीके से भी कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने खुद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कभी कोचिंग नहीं ली है। आज तक जितने भी समय मैं प्रिपरेशन करी है मैंने खुद सेल्फ स्टडी से करी है। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का सीसैट का पेपर यूपीएससी ने दिया वो मेरे सामान्य अध्ययन या मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड था। इस तरह का सीसैट का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर मैं तो सॉल्व नहीं कर सकती। और जब से ये पेपर आया है यूपीएससी में, खास तौर पे सीसैट की मार्केट में तो फ्लड आ चुका है और वहाँ पर इतने सारे कोर्सेज हैं जो अब इतने महंगे महंगे बिक रहे हैं। आप सोचिए, ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, कोई अभ्यर्थी है, क्या वो इतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकता है? लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये संभावना पूरी बन चुकी है कि अगर आपको इस तरह का पेपर आता है और सीसैट आपको क्वालिफाई करना है तो आपको किसी कोचिंग संस्था के अंदर जाना ही पड़ेगा। वरना मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अब जिस तरह का सीसैट का पेपर आ चुका है मैं बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प के बिना सीसैट को क्वालिफाई कर सकूं। इसका मतलब जो कोचिंग सेंटर है वो सीसैट वाले जो सेट करते हैं उनसे मिले हुए हैं? आप तो बोलिए ना कि जो अभी आएगा तो बिना कोचिंग के आप सीसैट क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं कि कोचिंग वालों की कुछ कॉन्स्पिरेसी हो, जैसे हमारे सज्जन बता रहे हैं कि 5 करोड़ इंडस्ट्री है दिल्ली में। ये तो हम लोग इस बारे में नहीं कह सकते। 500 करोड़ की तो मैडम कह रहे हैं कि वो उसके लिए तो ऊपर नीचे तो हो जाता। सर, इसका आंसर सीधा सा ये है सर कि पेपर डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है सर, और उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें उस तरीके के सवाल से गुजरना होगा। तो उस तरीके के सवाल को गुजरने के लिए कहीं ना कहीं हमें कोचिंग हेल्प करेगा। इसलिए कोचिंग का भीड़ डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और बाकी आपका कहना है कि मिले हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका सर एक प्रश्न था कि जो लोग सफल हो गए वो तो नहीं आया, आप असफल हो गए इसलिए आ गए। तो सर आपको समझना होगा कि ये बीए बीएससी और बीकॉम की परीक्षा नहीं है, ये स्कूल कॉलेज वाली परीक्षा नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आप क्वेश्चन कितना भी टफ कर देंगे। 10 साल से, एक्सक्यूज मी, मैं 10 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ सर, मुझे जवाब तो देने दीजिए। जो आप इस तरह कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्या हूँ, मुझे सब मालूम है। मैं भूमिका में बोल रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें सिलेक्शन तो होगा ही, चाहे जितना भी टफ कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग कम आ जाता है। सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो कमिटी भी कह रही है
कि आपको भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो और भी सवाल पूछेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट करना पड़ेगा, किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बात किसका सुनना पड़ेगा, किसका बात सुनना पड़ेगा, कैट का बात सुनना